टू सीआरएन। आज 24 जुलाई है। आज के न्यूज एंड रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस शेड्यूल में दल विरोधी कानून शामिल है? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान के किस शेड्यूल में शामिल है? 10वां, 9वां, 8वां और 7वां। तो ये क्वेश्चन यहाँ से जो राजस्थान में आजकल जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो ये दल बदल विरोधी कानून का मामला है। तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि संविधान के किस शेड्यूल में शामिल किया गया है। तो यह संविधान के 10वां शेड्यूल में शामिल किया गया है। अब भारतीय संविधान के बारे में आप जानेंगे तो अभी हाल फिलहाल में इसमें 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं और 448 अनुच्छेद हैं। जब संविधान बना था उस समय जब ओरिजिनल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग में डिवाइड थे। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आरंभ में 8 अनुसूचियां थे, 22 भाग और 395 395 अनुच्छेद। अभी 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग है और टोटल अनुच्छेद है 448। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अभी कल ही इंडियन गवर्नमेंट ने वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन के लिए अनुमति दे दी है। वुमेन ऑफिसर्स कैन नाउ गेट परमानेंट कमीशन। तो परमानेंट कमीशन क्या होता है? इसे एक होता है एसएससी, शॉर्ट सर्विस कमीशन, एक होता है पीसी, परमानेंट कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन में 10 साल की सर्विस होते हैं, ओनली 10 ईयर्स। तो अभी तक वुमेन ऑफिसर्स को 10 साल की सर्विस मिलती थी इंडियन डिफेंस फोर्सेस में। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि नहीं, इनको पीसी के लिए भी एलिजिबल किया जाए, परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन क्या होता है कि टिल रिटायरमेंट 60 ईयर्स, तब तक के इनको कमीशन दिया जाए। तो अभी गवर्नमेंट एसएससी से, शॉर्ट सर्विस कमीशन से पीसी के लिए अलाउ कर दिया है वुमेन ऑफिसर्स को। तो इससे सवाल बनता है कि भारतीय सेना ने अपने संगठन में महिलाओं को कब शामिल करना शुरू किया था? सबसे पहले भारतीय सेना में महिलाओं को कब शामिल किया गया? ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। इसका आंसर है 1888, 1888 ईस्वी में भारतीय सेना में महिलाओं को शामिल करना शुरू किया गया था। तीसरा सवाल है आज का, भारत चीन से जो संबंधित विवाद चल रहा है, उसके सीमा विवाद चल रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो कंटेंशन चल रहा है वो किस झील के विवाद में चल रहा है? उस झील का नाम बताएं। पेंगोंग सो झील, सूरज ताल, सो मोरिरी और मीरपाल सो। तो इसमें इंडिया चाइना में जो अभी विवाद चल रहा है वो पेंगोंग सो लेक के बारे में चल रहा है, पेंगोंग सो लेक। अब इसमें एक चीज और है, अब सो कई बार सुना होगा सो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सो? तो सो का मतलब है लेक। लद्दाखी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें लेक को सो बोलते हैं। तो पेंगोंग सो लेक है जहां की इंडिया और चाइना के बीच विवाद चल रहा है। अब फास्टैग, तो चूज इनकरेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग फास्टैग। तो व्हाट इज फास्टैग? तो सबसे पहले फास्टैग के बारे में देख लीजिए क्या है फास्टैग। तो फास्टैग ये होता है, इस तरह से आजकल गाड़ियों में ऐसा फास्टैग आपको लगा हुआ दिख जाएगा। तो ये फास्टैग के बारे में आपको बताना है। तो फास्टैग क्या है कि फास्टैग टोल वसूली का इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। जो गाड़ियों से जो टोल वसूली किया जाता है, जो टोल पे क्रॉस करते हैं तो गाड़ियों से टोल लिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ टोल कलेक्शन। एंड दूसरा है कि RFID टेक्नोलॉजी पे काम करता है फास्टैग। और तीसरा है कि यह OTP और पिन से अमाउंट को डिडक्ट करता है, इसके द्वारा ऑथेंटिकेट करके। तो इसमें से गलत ऑप्शन ये है सी, इसका उपयोग पिन और OTP के माध्यम से पैसे काटने के लिए होता है। ऐसा नहीं है। फास्टैग से क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपके पैसे बैंक अकाउंट से डिडक्ट होके और ये टोल प्लाजा कंपनी है इसके अकाउंट में चला जाता है ऑटोमेटिक। वो कैसे होता है कि जैसे आपका व्हीकल है, ये देखो आपका व्हीकल है, व्हीकल में एक ऐसा एक पट्टी लगा होगा फास्टैग। एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिक चिप जैसा काम करता है। तो जैसे ही टोल से गुजरेगा तो यहाँ से एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट होता है या इसको रीड करता है, उसकी जो मशीन होते हैं लगे होते, तो इस मशीन को रीड करके और आपका इसमें सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं, व्हीकल नंबर एंड आपके जो डिटेल्स हैं सारे इसमें पहले से फीड रहते हैं।
तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक, और ये बैंक अकाउंट से आपका लिंक होता है, फास्टैग आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। तो इस इंफॉर्मेशन को रीड करके और टोल कलेक्शन जितने भी होते हैं सब एक कैलकुलेट करके और ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट हो जाता है। तो दिस इज फास्टैग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल में किस विद्यालय ने कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की योजना घोषित किया है? जो कोविड-19 के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा किस विद्यालय ने की है? ये है वेल्स विश्वविद्यालय, तमिलनाडु का एक विद्यालय है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी वेल्स विश्वविद्यालय, जिसने कोविड-19 के फ्रंट लाइन वर्कर्स के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये मैंने लिया है NAM, नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करने। अब एक क्वेश्चन कहाँ से हमने उठाए हैं, तो आज के आप हिंदू एडिटोरियल में देखोगे तो एक इसमें एक लेख आया है, उसमें बताया गया है कि जो भी इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने एक मीडिया में बयान दिया था कि इंडिया किसी भी एक गुट में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। इंडिया किसी भी एक कंट्री के गुट में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे राइज हुआ था कि अभी जो इंडिया और चाइना का प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसमें आप देखा होगा कि USA कई बार इंडिया का पक्ष लेता हुआ दिख रहा है। वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं वो कई बार बयान इंडिया के पक्ष में दे रहे हैं। तो इसी से बात उठ रही थी कि क्या इंडिया USA के साथ अलायंस बनाएगा, एक वर्ल्ड लेवल पे एक इंडिया USA का स्ट्रेटेजिक अलायंस बनेगा। तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर ने इनको इस चीज़ को खारिज किया है कि इंडिया किसी के साथ अलायंस बनाने वाला नहीं है। इंडिया अपना एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑपरेट करता है और उसी के रास्ते पे चलता रहेगा। तो इसी से रिलेटेड क्या है कि NAM, नॉन मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट एक चालू हुआ था, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको नया मूवमेंट कहते हैं, इसमें से इसके बारे में सत्य कौन है? तो इसकी शुरुआत 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुई थी। यह वांडुंग सम्मेलन 1955 का परिणाम था और इसमें अभी 120 सदस्य राज्य हैं। तो इसका ऑप्शन सभी सही है। ए नाम मूवमेंट वांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में हुआ था। एक्चुअली हुआ गया था कि जब 1955 में एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज ने मिलकर एक सम्मेलन किया था वांडुंग में, इंडोनेशिया। तो इस सम्मेलन में जितने भी उस समय के जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, उस समय के जितने भी स्वतंत्र नए स्वतंत्र राज्य हुए थे, नए स्वतंत्र देश हुए, जैसे उसमें से इंडिया थे, अफ्रीकन कुछ कंट्री, एशियन कंट्री, सब ने मिलकर 1955 में कॉन्फ्रेंस किया। और उस समय इंडिया, USA एंड रसिया के बीच में, USSR जिसको बोलते थे, कोल्ड वार चलता था। मतलब कुछ कंट्री USA के पक्ष लेते थे, कुछ रसिया के पक्ष लेते थे। तो इसी दोनों के बीच में एक ऐसा रास्ता कि हम किसी के पक्ष नहीं लेंगे, तो ऐसा करके एक नॉन अलाइन मूवमेंट चलाया गया। तो उस एक कॉन्फ्रेंस जब हुआ तो वहाँ बोला है कि हम आपस अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखेंगे। तो उसके बाद 1961 में NAM का गठन हुआ और उसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया में हुआ था। तो इसी से कई क्वेश्चन उठाते हैं कि नाम का पहला सम्मेलन कभी हुआ था, तो 1961 में। कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में। बेलग्रेड कहाँ है? यूगोस्लाविया में। नॉन मूवमेंट कौन से कॉन्फ्रेंस का परिणाम है? तो वांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में। और अभी फिलहाल इसके कितने मेंबर स्टेट्स हैं? तो 120 मेंबर अभी इसके हैं। अब आज के जो पर्सन्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स का हमने लिया है, उसमें से मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। राजस्थान के राज्यपाल अभी कौन है? कलराज मिश्र। भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। इसमें से चारों सही है। ये आज के न्यूज में चारों का जिक्र आया है, इसलिए मैंने लिया है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटियाँ, इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, इसी संदर्भ जो क्वेश्चन बनता है, सुकुमार सेन। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। राजस्थान के मुख्यमंत्री आपको पता है, अशोक गहलोत। भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। सभी सही। अगला सवाल, भारत में कितने संसदीय समितियां हैं? तो अभी ये न्यूज था कि रंजन गोगोई को विदेश
अफेयर्स के जो पैनल है, हाउस पैनल, उसको सदस्य बनाया गया है रंजन गोगोई। तो रंजन गोगोई जो फॉर्मर सीजेआई थे, भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, और रिटायर्ड होकर राज्यसभा के मेंबर उनको नियुक्त किया गया है। तो अभी एक पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति में इनको सदस्य नॉमिनेट किया गया है। तो अभी ये संसदीय समिति है क्या? तो संसदीय समिति होता है कितने हैं? सबसे पहले संसदीय समितियां, इस क्वेश्चन है, इसका आंसर है 24। मतलब इंडिया में 24 पार्लियामेंट्री कमेटी है। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होता है कि पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर से कुछ को एक कमेटी में रखा जाता है। जो 24 कमेटी है, डिपार्टमेंट रिलेटेड, अलग डिपार्टमेंट, होम अफेयर्स है, फॉरेन अफेयर्स है, और अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, इस सब के 24 कमेटी है। होम अफेयर्स का एक अलग होगा, फॉरेन अफेयर्स का अलग होगा, फाइनेंस अफेयर्स का अलग होगा। इसमें से 24 कमेटी हैं टोटल पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और हर एक कमेटी में 31 मेंबर होते हैं। 31 में से 21 लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के होते हैं। 10 लोकसभा एंड राज्यसभा। तो एक कमेटी में 31 मेंबर होते हैं, टोटल 24 कमेटी होते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, हाउ मेनी पार्लियामेंट्री कमेटीज आर देयर? एक पार्लियामेंट्री कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? 31 सदस्य होते हैं। उस 31 सदस्य में से 21 लोकसभा के होते हैं, 10 राज्यसभा के होते हैं। अगला सवाल है, भारत ने अपना मंगलयान कब लॉन्च किया? तो ये क्वेश्चन लिया है कि कल ही चाइना ने अपना मंगलयान मिशन लॉन्च किया है। चाइना लॉन्च एम्बिशियस मार्स प्लान। चीन ने शुरू किया महत्वाकांक्षी मंगल मिशन। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत ने अपना मंगलयान कभी लॉन्च किया था? 2013, 2014, 2015, 2016। तो इसका आंसर है 2013। अभी इंडिया का जो मंगलयान है वो मार्स के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। ये मार्स है, इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है। अभी चाइना का जो मार्स मिशन गया है, तो इसमें इनका प्लान क्या है कि मार्स पे जाके इनका मंगलयान रोटेट करेगा, और रोटेट करने के साथ लैंड भी करेगा। इसमें लैंडर भी लगा हुआ है। तो इनका एक स्टेप आगे है। हमारा मंगलयान इज रोटेटिंग अराउंड द मार्स, और इनका जो मार्स, चाइना का जो मार्स मिशन है, दे हैव प्लान टू लैंड ए मिशन ऑन मार्स। अभी मार्स पे लैंड करने वाला सबसे पहला देश कौन था? यूएसए। यूएसए के स्पेसक्राफ्ट मार्स पे ऑलरेडी लैंड कर चुका है, और सेकंड चाइना ट्राई कर रहा है। इंडिया का मंगलयान 2013 में गया था। निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल, आज के स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फुटबॉल टीम नहीं है? न्यूज़ में आप देखते होंगे फुटबॉल के कई न्यूज़ आते रहते हैं, तो उसमें से कुछ फुटबॉल टीम के नाम आपको जानना चाहिए। तो इनमें से कौन सा फुटबॉल टीम नहीं है? बार्सिलोना, चेल्सी, लिवरपूल, शिकागो बुल्स। तो इसमें से शिकागो बुल्स फुटबॉल टीम नहीं है, यह बास्केटबॉल की टीम है। बास्केटबॉल। और ये 3 है जो फुटबॉल की टीम है, बार्सिलोना, चेल्सी एंड लिवरपूल। ये आंसर्स है। नाउ दिस इज टाइम फॉर कंसेप्ट ऑफ डे। आज कंसेप्ट हमने लिया इंटीरियर ऑफ आवर अर्थ। जो हमारे अर्थ के इंटीरियर है वो कैसा होता है। तो ये हमारा अर्थ है, ये देख रहे हो आप। तो इसको यदि इस तरह से हम एक क्रॉस सेक्शन ऐसा काटें, इस तरह से जब फिगर बनाया गया है, तो इसका सबसे ये वाला पार्ट है, इसको इनर कोर बोलते हैं। इससे लगता हुआ है जो ये आउटर कोर, ये जो येलो कलर में किया होगा, इसको मेंटल बोलते हैं। ये सब टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना कि सबसे भीतरी बार इनर कोर है, उसके बाद मेंटल चालू होता है, और इसके बाद लिथोस्फीयर, जो अर्थ के ऊपरी भाग है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। और लिथोस्फीयर के भी ऊपर एक भाग है क्रस्ट, इसको क्रस्ट बोलते हैं, जिसमें हम लोग सब रहते हैं। वो ये जो पतली पट्टी चारों तरफ अर्थ के होगी, क्रस्ट होगा। तो क्रस्ट, लिथोस्फीयर, मेंटल एंड इनर कोर। अभी इसका रेडियस कितना है अर्थ का, ये आपको बताना। आज के कमेंट बॉक्स में लिखना है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये आज का सवाल है, रेडियस ऑफ द अर्थ। कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है। तो हुआ, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। तो मैं इसी तरह से जो एग्जाम रिलेवेंट जो क्वेश्चंस होते हैं न्यूज़ से रिलेट करके इसमें पोस्ट करता हूँ, और शायद आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें। थैंक यू।